अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों ने अश्योरेंस पढ़ा और अश्योरेंस हो गई कि वो आपको आता है। अश्योरेंस किसे कहते हैं, किबला हमें बताने की कोशिश करेंगे। थर्ड रो में जो भाई, अश्योरेंस क्या है? कोई कॉन्फिडेंस देना। अश्योरेंस का मतलब आप एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ भाई चीज़ें सही डायरेक्शन में चल रही होंगी, आपने घबराना नहीं है। अश्योरेंस के दो लेवल हमने सिलेबस में पढ़े हैं, वो दो का नाम क्या क्या है जी? मॉडरेट, रीजनेबल। एक रीजनेबल एश्योरेंस है और एक मॉडरेट एश्योरेंस है। ये रीजनेबल एश्योरेंस का क्या मतलब है? ये किस तरह की एश्योरेंस है? बहुत ही हल्की सी एश्योरेंस है, ये नॉर्मल है, 100% नहीं होती, तो इसको हम कहेंगे हाई है, एब्सोल्यूट नहीं है। हाई है, 100% नहीं है, गारंटी नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी एश्योरेंस है। तो रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है अच्छी वाली एश्योरेंस। तो मॉडरेट एश्योरेंस एक लिमिटेड या नेगेटिव एश्योरेंस होती है, जिसमें हम दरमियानी सी एश्योरेंस देते हैं, बहुत अच्छी एश्योरेंस नहीं दे रहे होते। हमारे सिलेबस में दो तीन असाइनमेंट्स का जिक्र है जो ऑडिट फर्म्स करती हैं। एक असाइनमेंट को ऑडिट कहते हैं, एक को रिव्यू कहते हैं। तो इनमें से रीजनेबल एश्योरेंस की किस्म कौन सी है? ऑडिट। ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस है। और रिव्यू कौन सी एश्योरेंस है? लिमिटेड एश्योरेंस है। 5 चीजें हमने पढ़ी थी एश्योरेंस के कंपोनेंट्स। कौन से 5 हैं? सब्जेक्ट मैटर, एविडेंस, रिपोर्ट, क्राइटेरिया, 7 से हेल्प हो गई, और 3 पार्टी रिलेशनशिप। 5 चीजें हो गई, सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया, एविडेंस, रिपोर्ट और 3 पार्टीज। सब्जेक्ट मैटर क्या है? ये कैप वाले भाई, सब्जेक्ट मैटर किसे कहते हैं? जिस चीज पे एश्योरेंस देनी है, जिस मुद्दे पे एश्योरेंस देनी है, जिस पॉइंट पे हमने एश्योरेंस देनी है, जिस चीज पे तसल्ली देनी है, गाड़ी पहाड़ों पे जा सकती है या नहीं, कमरे में क्लास हो सकती है या नहीं, कॉलेज रजिस्टर हो सकता है या नहीं, अकाउंट सही बने हुए हैं या नहीं, तो जिस मुद्दे पे एश्योरेंस देनी है, वो मुद्दा, वो पॉइंट, वो सब्जेक्ट जिस पे बहस हो रही है, वो है सब्जेक्ट मैटर। ठीक हो गया। ये क्राइटेरिया क्या होता है? जिससे सब्जेक्ट मैटर मैच करते हैं। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, कोई स्टैंडर्ड्स होते हैं, कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके मुताबिक वो चीज़ बनी होनी चाहिए। किसी और ने चीज़ बनानी है, उसने बना ली, अब हमने देखना है कि उसने वो चीज़ उन रूल्स के मुताबिक बनाई है या नहीं बनाई। वो रूल्स जो उसको फॉलो करने चाहिए थे, वो कोविड के SOP जो उसे फॉलो करने चाहिए थे, वो RAT के रूल्स जो उसे फॉलो करने चाहिए थे, वो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स जो उसे फॉलो करने चाहिए थे, ये सारे हो गए क्राइटेरिया। ठीक है, तो आप क्राइटेरिया से सब्जेक्ट मैटर को मैच करते हैं, तो इससे जो आउटकम निकलता है उसे क्या कहते हैं? वो एविडेंस होता है। और उस एविडेंस की बेस पे आप बाहर की दुनिया को जो कम्युनिकेशन करते हैं, वो एक रिपोर्ट होती है। तो टेक्निकली काम की चीज़ें दो ही हैं, एक सब्जेक्ट मैटर और एक क्राइटेरिया, जिनको आपस में लड़ाना है। इस सारे प्रोसेस में 3 लोग इन्वॉल्व हैं। वो 3 लोग कौन से हैं? प्रैक्टिशनर, और क्लाइंट जिसका डाटा है, जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, जो इनके ऑफिशियल वर्ड्स हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और इंटेंडेड यूजर्स, वो यूजर्स जिनकी तसल्ली के लिए सारा कुछ हो रहा है। तो कुछ लोग हैं जिनके लिए ये सारा काम हो रहा है, कुछ लोग हैं जिन्होंने वो काम किया है, जिनको हमने चेक करना है, और जो चेक कर रहा है वो तीसरा है। तो प्रैक्टिशनर वो चेकर है, जो चेक करने आया कि चीज़ें सही हैं या नहीं। रिस्पॉन्सिबल पार्टी वो लोग हैं जिन्होंने वो सब्जेक्ट मैटर बनाया है, और देन इंटेंडेड यूजर्स हैं वो लोग जिनकी तसल्ली हौसले के लिए ये सारा काम हो रहा है। ऑल डन। अश्योरेंस की एक तकलीफदेह सी डेफिनेशन देखी, और अगेन जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम सारों कंपोनेंट्स को जोड़ दें तो बन तो जाएगी, लेकिन पेपर में शायद आप उस वक्त परेशान ना हो जाएं, तो एक छोटी सी सजेशन की ये छोटी सी डेफिनेशन है, इसको क्रैम किया जा सकता है। कल हमने अश्योरेंस से रिलेटेड जितना पढ़ा है उसमें कोई सवाल? क्या हमें अश्योरेंस का वर्ड समझ आ रहा है? अश्योरेंस की दो जो लेवल्स हैं वो समझ आ रहे हैं? अश्योरेंस के 5 कंपोनेंट समझ आ रहे हैं? ठीक है,
मेरे ख्याल में आज छत पे थोड़ा सा शायद वो पानी की लेवलिंग और उसका काम भी हो रहा है, क्योंकि हर वक्त क्लासें होती रहती हैं और फिर रफ्तारी हो जाती है, तो वो बीच में कोई बारिश वगैरह आए तो नीचे तक पानी ना आए, तो उसके लिए वो एक लेवलिंग का शायद कोई काम हो रहा है। जी जी, प्रैक्टिशनर क्यों बोला, ऑडिटर क्यों नहीं बोला, कौन जवाब देगा? हमने रीजनेबल एश्योरेंस में ये क्यों कहा कि प्रैक्टिशनर यहां कंक्लूजन दे रहा है, कह देते ऑडिटर कंक्लूजन दे रहा है। जबरदस्त, सिर्फ ऑडिट की बात नहीं हो रही, हम एश्योरेंस तो दुनिया की हर एश्योरेंस के लिए पढ़ रहे हैं। तो रीजनेबल एश्योरेंस तो कमरे पे भी दी जा सकती है, रीजनेबल एश्योरेंस आई के स्टडी मटेरियल पे भी दी जा सकती है, रीजनेबल एश्योरेंस गाड़ी पे भी दी जा सकती है। तो जो भी शख्स आके एश्योरेंस दे रहा है उसको कॉमन वर्ड दे दिया प्रैक्टिशनर। जब मैं ऑडिट नामी असाइनमेंट की बात करूंगा तो यहां प्रैक्टिशनर के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो ऑडिटर। तो ऑडिटर छोटा वर्ड है ना, ऑडिटर एक खास उस शख्स को कहते हैं जो ऑडिट कर रहा है। प्रैक्टिशनर का मतलब है हर वो शख्स जो किसी भी चीज के ऊपर एश्योरेंस दे रहा है। जी, अब अगेन चूंकि ये एश्योरेंस में हमने जनरल वर्ड्स इस्तेमाल किए, जब हम ऑडिट पढ़ रहे थे तो वहां हमने कहा था ऑडिटर ओपिनियन देता है, क्योंकि ये हम एश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो इसलिए वर्ड कंक्लूजन इस्तेमाल हो गया। तो एश्योरेंस में चीजें थोड़ा सा ओवरऑल जनरल टोन में इस्तेमाल हो रही होती है, इसीलिए हमने कहा था कि हम सिर्फ एक दिन एश्योरेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद एश्योरेंस को हम नहीं देखेंगे, हम उसके बाद सिर्फ ऑडिट ही सोचा करेंगे। तो एश्योरेंस थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, तो इसमें जरा ज्यादा ग्लोबल वर्ड्स हैं, ओपिनियन के बजाय वो कंक्लूजन बोल देते हैं, ऑडिटर के बजाय प्रैक्टिशनर बोल देते हैं, क्लाइंट के बजाय रिस्पॉन्सिबल पार्टी बोल देते हैं, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बजाय इंटेंडेड यूजर्स बोल देते हैं। हम जरा बड़ा वर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि वो दुनिया की हर एश्योरेंस असाइनमेंट पे लग जाए। जी, एश्योरेंस और एश्योरेंस से रिलेटेड कोई सवाल? असल में ये बताना चाह रहे हैं कि रिव्यू में किस किस्म की एश्योरेंस होती है। तो बेसिकली सिर्फ इस पैरा में वो ये बताना चाह रहे हैं कि द टाइप ऑफ एश्योरेंस इन रिव्यू इज लिमिटेड एश्योरेंस, जिसमें इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है जो सर्विस प्रोवाइडर है, और नीचे उसके अल्फाज दे दिए हैं। ये दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, हम ऑडिट के अंदर ऑडिटर के अल्फाज पढ़ लेंगे चैप्टर 14 में, और रिव्यू के अंदर रिव्यूअर के अल्फाज पढ़ लेंगे चैप्टर 15 में। तो वो इंशाल्लाह ताला हम रेलेवेंट असाइनमेंट पे जाके उसको समझ लेंगे। इस वक्त सिर्फ किताब आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रही है दोनों तरह के असाइनमेंट्स का, तो बस इसको एक दफ़ा पढ़ के आपने बस जहन में रखना है। यानी गुज़िश्ता कल के लेक्चर में जो चीज़ याद रखने वाली है वो रीज़नेबल और मॉडरेट का फ़र्क और 5 कंपोनेंट्स। जी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो जिसका हम जिसके ऊपर सर्विस प्रोवाइड करने आए। ऑडिट में हमें एक सर्विस मिलती है, ऑडिट में हमें असाइनमेंट मिलती है कि अकाउंट्स को देखो और बताओ अकाउंट्स ठीक बने या नहीं। दिस कैन हैपन कि एक फर्म एक ऑडिटर को बुलाए, उनसे कहे आपने ऑडिट नहीं करना, आपने हमारे कंट्रोल्स को चेक करना है, तो ऑडिटर पे उसको ऑडिट नहीं बोलेगा, उसको अश्योरेंस की असाइनमेंट बोलेगा। क्योंकि ऑडिट मुख्तस हो गया, ऑडिट फिक्स हो गया, अश्योरेंस की एक खास किस्म जिसमें अकाउंट्स को देखा जाता है उसको हम ऑडिट कहते हैं। उसके अलावा अश्योरेंस की जो भी किस्म होगी उसको अश्योरेंस कह देंगे। जी, गुज़िश्ता लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल? ऑल क्लियर? सस्ता भी पड़ जाता है, टाइम भी कम लगता है, क्वालिटी भी कम होती है, श्योरिटी भी कम होती है, हौसला भी कम मिलता है, जिम्मेदारी भी ऑडिटर कम लेता है, तो यूजर्स भी उतना डर जाते हैं। अगर मजबूरी हो, कम टाइम हो, कुछ और मसला हो तो रिव्यू इज़ अ गुड ऑप्शन, लेकिन जब ज़्यादा टाइम हो, बजट हो, पैसे हो और लॉ ने कहा हो तो फिर बेहतर ये है कि हम ऑडिट करवाएं ताकि ज़्यादा अच्छे लेवल की इंश्योरेंस मिले, ताकि हमारे यूजर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंटली हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सके। इस तरह से। जी, ऑल क्लियर? सबको सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ गई हैं? आगे चलें, आगे चलते हैं। अश्योरेंस पे अब हमने बात की, आज हमने बात करनी है आईफैक, आईईएसबी और इस तरह से। लेकिन ये बात करने से पहले हमें समझना होगा इदारे बनते कैसे हैं। 3 स्लैंग कहानियाँ, 3 कहानियाँ हैं जिससे आपको समझ आएगा कि इदारे बनते कैसे हैं। वो कहानियाँ सिर्फ सुन लेनी है, प्रैक्टिकली याद नहीं रखनी। पहली कहानी, लाहौर में एक रिक्शे वाला
जो कि परेशान था गवर्नमेंट के जुल्म सितम से। ट्रैफिक पुलिस बात बात पे चालान कर देती है, माल रोड पे नहीं जा सकते, फलाना नहीं हो सकता, इस तरह के मसले, उस तरह के मसले। तो वो हमेशा परेशान होता था कि हम रिक्शे वालों के हकूक़ के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि आज हमने ऑडिटर्स की ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है, तो एक दफ़ा ज़रा समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या करती क्या है। तो परेशान होता था कि क्या हम रिक्शे वालों के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसने इधर उधर सबसे पता किया, तो उन्होंने सबने बताया कि जी मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए कुछ यूनियंस होती हैं, अगर कोई यूनियन बनी हुई है तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगी और आपको डिफेंड करेगी गवर्नमेंट के आगे। इसने पता किया तो पता ये लगा कि ऐसी कोई यूनियन नहीं है लाहौर में जो रिक्शे वालों को डील करती हो। इसने थोड़ा सा इधर उधर से पता किया तो उसे पता लगा कि यूनियन रजिस्टर करवाने के लिए फ़लाना जगह, फ़लाना तहसीलदार या फ़लाना इस लेवल के ऑफिसर से मिलना होगा और उसको जाके रिक्वेस्ट करनी होगी तो आपकी यूनियन रजिस्टर हो सकती है। उसने सोचा चलो एक काम करते हैं, यूनियन नहीं है, मैं रजिस्टर करवा देता हूँ ताकि उसमें कुछ रिक्शे वाले इकट्ठे हो जाए। वो पहुँचा गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट से कहा कि जी मुझे एक यूनियन रजिस्टर करवानी है। तो गवर्नमेंट वालों ने उसका मजाक उड़ाया, मगर कितने पढ़े लिखे हो? उसने कहा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तुम्हें पता है यूनियन कैसे रजिस्टर होती है? उसने कहा नहीं पता, तभी तो आपके पास आए हूँ, आप गाइड करें। तो वो भाई साहब ने एक इतना मोटा पलंदा कागज़ों का उसके सामने रख दिया गवर्नमेंट के ऑफिसर ने कि ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो उस बंदे ने कहा जी आप कोई मदद करेंगे? उसने कहा यूनियन आपने बनानी है, मैंने बनानी है, आप फॉर्मेलिटी पूरी कराएं, मैं रजिस्टर कर देता हूँ। जब वो उठ के जा रहा था तो पीछे से उसने आवाज़ सुनी, आ जाते मुँह उठा के यूनियन रजिस्टर करवाने। उसने सोचा कि अब यूनियन तो रजिस्टर होगी। बाहर निकल के उसने सोचा कि अब कुछ और करना पड़ेगा। उसने कुछ रिक्शे वाले दोस्तों को मिलाया, उनको कहा कि मैं सबके हकूक़ के लिए बात करना चाह रहा हूँ, मैं इदारा बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ने एक परेशानी इस तरह से कर दी है, अब तुम लोगों ने मेरी मदद करनी है। कुछ फ्लैक्स छापे और रिक्शों के पीछे लगा दिए और उस पर लिखा हुआ था कि आपकी अपनी रिक्शा यूनियन आपके मफादात के लिए, आपके लिए आवाज़ उठाने वाली, ट्रैफिक पुलिस के मसलों से निमटने के लिए, ये हमारी यूनियन है और ये हमारे सदर का नाम है और ये नंबर है, अगर आप भी हमारी यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं इस नंबर पर रब्ता करें। यूनियन तो थी ही नहीं, लेकिन यूनियन का नाम भी लिखा हुआ था, नंबर भी लिखा हुआ था। तो अक्सर रिक्शे वाले जो है वो इधर उधर के बिल बोर्ड वगैरह पे ज़रा ध्यान से देख रहे होते हैं, तो उनकी नज़रों में फ़ौरन से वो नोटिस आ गया, जगह जगह रिक्शों के पीछे था, लोगों ने रब्ते करने शुरू कर दिए। ये जिसकी कॉल आती थी उन्हें बताते थे कि जी इस वक्त जो है वो कहते थे जी हम आपके यूनियन का मेंबर बनना है, कहाँ है आपका ऑफिस? तो वो कहते थे कि जी इस टाइम पे तो हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट सर पे है, हम उस इवेंट से फारिग हो लें फिर आपकी तरफ आते हैं, बल्कि एक काम करें आप भी उस इवेंट पे आइएगा। हम लोगों ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एक धरने का प्लान बनाया है हमारी यूनियन ने, तो आप एक काम करें आप वहीं आ जाइएगा, वहीं आपकी रजिस्ट्रेशन भी कर लेंगे, जहाँ सैकड़ों और लोग आए हुए होंगे हमारे रजिस्टर्ड जो रिक्शे वाले हैं, आपको भी रजिस्टर कर लेंगे। तो हुआ ये कि 100+ लोगों ने रब्ता किया और उन सबको ये लगा कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके अलावा मेजॉरिटी ऐसे रिक्शे वाले हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और वो पहुंच गए उस दिन धरने वाली जगह पे। उनको पता भी नहीं था, उनको कुछ प्ले कार्ड दे दिए गए, उन्होंने कहा ठीक है यूनियन में ऐसे ही होता होगा। उन्होंने जनाब आवाज़ लगानी शुरू कर दी, जुल्म बंद करो, ये एहतजाज, जुल्म की हुकूमत नहीं चलेगी। प्रेस क्लब के बाहर शोर मचा, वो पूरा लाहौर अलर्ट, एस्टेब्लिशमेंट अलर्ट, इदारे अलर्ट। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है? तो होते 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 जो है वो बात बनी कि जी गवर्नमेंट के ऑफिसर से कहा कि आप बाहर निकल लें, इनकी मुतालबात तो पूछें। तो गवर्नमेंट के लोगों ने फिर आके पूछा आपकी क्या मुतालबात हैं? अब उन्हें पता ही नहीं था उनके मुतालबात क्या हैं। उन्होंने कहा जी हमारे सदर साहब को पता है। सदर साहब सामने आए, उसने कहा कि जी इस वक्त ये बड़े गमो गुस्से में बैठे हुए हैं, थोड़ा अंदर चल के बात कर लेते हैं, मैं तसल्ली से आपको अपने मुतालबात बताता हूँ। अंदर गए, उसने कहा यूनियन रजिस्टर करा दे, हमारा एक ही मुतालबा है, ये सारे ये चाहते हैं कि हमारी यूनियन रजिस्टर हो। उन्होंने कहा वो यूनियन रजिस्टर होने के लिए तो बहुत कागज़, बहुत सारी। उसने कहा चलें ठीक है, आप कागज़ों वाला मसला, हम तो सारे अनपढ़ लोग हैं, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता, हम शोर मचाते रहते हैं। बाहर जाके दोबारा शोर मचाना शुरू कर दिया। अब जनाब वो रोला पड़ा, सारा कुछ है। फिर पता ये लगा कि गवर्नमेंट के एक ऑफिसर ने से बदतमीज़ी की थी, वो आया, उसने कहा जी वो मैं माजरत खाऊँ, आपको मैंने इस तरह से कहा था। उसने कहा जी आज यूनियन रजिस्टर कराओगे तो यहाँ से जाएंगे हम। 1 घंटे में वो सारे कागज़ उसी बंदे ने भरे गवर्नमेंट के और उसकी यूनियन रजिस्टर करा दी। और उसको रजिस्टर कराने के बाद वो हकूक़ भी देने थे गवर्नमेंट ने, उसको एक जगह एलोकेट की, उसको एक स्टाफ एलोकेट किया, उसको उसके खर्चा पानी गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेट किया कि ये सारा कुछ आपको निज़ाम में मिलेगा। अब वो भाई साहब अंदर से बाहर निकले, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट से हमारे मुज़ाकरात बड़े कामयाब रहे हैं, तो हमारे आज के धरने का मकसद पूरा हुआ। अब आपको पता है जो आए होते हैं उनको क्या पता होता है,
ठीक है, आप तो खुद कई धर्मों में गए हैं, ठीक है, उस दिन शायद सिंगर अच्छा आया हुआ था या उस दिन मौसम अच्छा था या व्हाट्सएवर, तो अक्सर शुरा तो पता ही नहीं होता, वो तो सिर्फ आए होते हैं एक मॉब का हिस्सा बनने। तो इसने सबसे कहा कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब रहे हैं, लेकिन आज के दिन एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा निकल गया, तो वो जो आप में से चंद लोगों की कुछ की रजिस्ट्रेशन भी पेंडिंग है, मुझे कुछ लोगों की कॉल्स आई थी, तो आप लोग एक काम करें ना, 3 दिन बाद हमारा जो फलाना ऑफिस है आप वहाँ पे आ जाएं, वहाँ आपको रजिस्टर भी कर लेंगे साथ साथ। तो 3 दिन बाद वहाँ लोग गए और वो सारे उस यूनियन में रजिस्टर हो गए जो एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। ये है एक स्लैंग कहानी, बहुत ही इनफॉर्मल कहानी और सच्ची कहानी। ये सच्ची कहानी है, ये लाहौर की सच्ची कहानी है। इससे ऊपर की एक और सच्ची कहानी मेरे पास है जो थोड़ी सी ज़रा फॉर्मल हो जाती है। हेले कॉलेज से कुछ बीकॉम के लोग अपने बैच के बाद फारिग हुए और जब उन्होंने नौकरी सर्च करने की कोशिश की तो उन्हें पता लगा कि अकाउंटेंट्स की तो इज्जत ही नहीं है। अकाउंटेंट्स को तो कोई लिफ्ट नहीं कराता, हर जगह एक गरीब सा एक बंदा बेचारा बगैर रिसोर्सेज के जो बैठा होता है वो कहलाता है अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट को इज्जत कैसे मिले, तो उन्होंने कहा क्या हमारे मुल्क में मसला है या पूरी दुनिया में मसला है। तो जब उन्होंने थोड़ा सर्च किया, पता किया, बाहर जो लोग गए हुए हैं उनसे राब्ते किए, तो उन्होंने ये बताया कि जी बाहर एक खास अकाउंटेंट की इज्जत है जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, या सर्टिफाइड अकाउंटेंट हो तो उसकी इज्जत होती है, ये बीकॉम शिकॉम वाले अकाउंटेंट की कोई इज्जत नहीं होती। तो उन सब ने सोचा कि काम है कि जब इज्जत हमें कमानी है तो हम पाकिस्तान में सीए कर लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। जो उन्होंने सर्च किया, ये 1960 की दिहाई के आसपास की बातें हो रही हैं। उन्होंने जब सर्च किया तो पता लगा पाकिस्तान में ऐसा कोई इदारा एग्जिस्ट ही नहीं करता जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कराता हो। तो इन्होंने सोचा कि अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम बना लेते हैं, कभी ना कभी तो कोई इदारा बनेगा ना, तो एक काम करते हैं हम इदारा बना लेते हैं। तो इन्होंने पूछा कि इदारा बनाने के क्या रूल्स हैं, तो पता लगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा रजिस्टर कराना होगा, उसके कुछ रूल्स वगैरह होंगे और इदारा रजिस्टर हो जाएगा। अब जब इदारा उन्होंने देखा, रजिस्टर करवा लिया, तो एक उन्हें समझ आया कि हर मुल्क में ना एक चार्टर मिलना होता है प्रेसिडेंट की तरफ से, वो इजाज़त देता है कि आप एक चार्टर्ड क्वालिफिकेशन करवा सकते हैं। ताल्लुक शाल्लुक इनकी हर जगह थे, हर जगह पे इनके अकाउंटेंट बैठे हुए थे, उन्होंने कह के ला के, और प्रेसिडेंट ने कौन सा देखना होता है वो साइन किस पे कर रहा है, उसने कागज़ पे साइन कर दिया, एक इदारा बन गया जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि बनाया उन्होंने जिन्होंने बीकॉम किया हुआ था। ऑब्वियसली जब सीए हो ही नहीं रहा तो सीएस थोड़ी बनाएंगे वो इदारा, बीकॉम वाले बनाएंगे। हेड कॉलेज का एक अच्छा प्रिविलेज बैच था, अच्छे सियाने लोग थे, समझदार लोग थे, उन्हें पता था कि हमें चीज़ों को कैसे लेके चलना है। उस वक्त बीकॉम बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन होती थी, लेकिन अगेन अकाउंटेंट की इज्जत नहीं थी। मसला बीकॉम या जॉब नहीं था, मसला इज्जत था। अब उन्होंने इदारा बना लिया, इज्जत अभी भी नहीं मिली, क्योंकि इदारा तो किसी को पता ही नहीं था कि आई कैप क्या होता है। तो उन्होंने कहा अब हमें आई कैप को स्प्रेड करना है। तो उनके जितने दोस्त थे उनसे कहा कि भाई अब हमने आई कैप को फ़रोग देना है। उन्होंने कहा भाई एक इदारे को फ़रोग तब देंगे जब उसके कुछ मेंबर्स हों। मेंबर्स कैसे बनेंगे, एक लंबा चौड़ा तालीम का सिस्टम होगा, उससे गुजरेंगे, टकरे खाएंगे, और तो उन्होंने जी उनको सिखाएंगे कौन, नॉन मेंबर्स। तो एक अजीब से लूप में फंस गए कि नॉन मेंबर्स ने इदारा बनाया है, वो मेहनत करेंगे, कुछ नीचे से नए लोग आएंगे, पढ़ते पढ़ते मुकाबले का इम्तिहान देते देते टकरें खाते खाते वो 10-12 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। उसके बाद से इदारे की रिकग्निशन का प्रोसेस शुरू होगा। इन्होंने कहा तब तक हम तो बूढ़े हो जाएंगे, मजीद एज के हो जाएंगे, तो इज्जत तो फिर इतने अरसे बाद मिली कि हम तो बिल्कुल ही अपनी बुजुर्गी में वो इज्जत देख रहे होंगे। तो अभी से मेंबर कैसे बनाए जाएं? तो उन्होंने सोचा कि कानून तो हम बना रहे हैं ना इस वक्त, कि मेंबर बनने का क्या तरीका है, तो लिख देते हैं कि जो स्टार्टिंग मेंबर है उनका बनने का तरीका यह है कि उन्होंने इदारे की तश्कील में अहम किरदार अदा किया हो। एक स्टैंप पकड़ी, कागज़ पकड़े, ठप्पे मार मार के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्रिएट कर दिए। जो हमारे सबसे स्टार्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो ऑनरेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। वो उतने लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरे जितने लंबे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। मैं बहुत एहतियात से बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड क्लास है। तो ठप्पे लगे और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए।
ऑब्वियसली वो कैलिबर में इस लेवल पे थे कि अगर वो इम्तिहान देते तो पास भी कर लेते, लेकिन इदारा चलाना तो था और इन लोगों को पता था, नई नस्ल को तो पता ही नहीं था इदारा कैसे चलेगा। तो बहरहाल इन्होंने इदारा बनाया और शुरू के चंद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ गए और इदारा बन गया। लेकिन इदारे की मशहूरी करनी थी। अपने दोस्तों से कहा कि भाई तुम फलाना गवर्नमेंट में बैठे हो, तुम फलाना जगह बैठे हो, जब भी इश्तिहार देना ना तुमने अपने इदारे का कि हमें अकाउंटेंट चाहिए, तो कहना हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। या जहां लिखना ना बीकॉम चाहिए, एमकॉम चाहिए, वहां लिख देना सीए इंटरमीडिएट चाहिए, सीए फाइनल चाहिए, सीए फलाना चाहिए, सीए फलाना चाहिए। तो उन्होंने कहा उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि लोग पूछेंगे ये क्या चीज़ है, बीकॉम तो समझ आता है, ये जो काबिलियत में ये क्या लिखा हुआ है, सीए फाइनल, सीए इंटर, ये क्या चीज़ होती है? तो फिर पता लगेगा लोगों को कि सीए एक प्रिविलेज वाला अकाउंटेंट है और ये करने से आप मोतबर अकाउंटेंट बन जाते हैं। तो उन दोस्तों ने कहा कि हमें क्या मिलेगा? जवाब आया, अगर आप एंड तक पहुंच गए हैं इस जुमले के, तो चंद और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सिस्टम में ऐड हो गए। मतलब मैं जितनी बात कर सकता हूं मैं उतनी सेंसर्ड वे में बात कर रहा हूं, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो कुछ और ठप्पे लगे और कुछ और लोग मेंबरशिप में ऐड हो गए और अब हमारे पास एक रीजनेबल नंबर ऑफ मेंबर्स थे जो इदारे की तरवीज के लिए काफ़ी थे। इदारे की तरवीज हुई, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बताया कि क्या है, किस तरह से है। फिर कुछ लोगों ने वाकई में आके इम्तिहान दिए, उस प्रोसेस से गुजरे और आहिस्ता 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 लोगों के जहन में आ गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई मुनफरिद चीज़ है, कोई अच्छे वाला अकाउंटेंट होता है। फिर इन्होंने सब्जेक्ट्स पे काम किया, करिकुलम पे काम किया, टैक्सेशन, बिजनेस, हर तरह की चीज़ बीच में डाल दी कि एक बंदा जो कि इस क्वालिफिकेशन से निकले वो बहुत ही कोई अच्छा पढ़ा लिखा इंसान हो। आज उस आईकैप का मेंबर बनना काफ़ी मुश्किल है, आप सब तो समझते ही हैं, ठीक है। और मैं कभी समझा हुआ हूँ, लेकिन बहरहाल एक बड़ा प्रोसेस है। तो इदारे समटाइम्स ना उतने फॉर्मल तरीके से नहीं बने होते जितना हमारे जहन में होता है। इस इदारे से ऊपर के इदारे का जिक्र करते हैं। एक दफ़ा एक साहब एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क गए, अपने मुल्क में अच्छी भली अकाउंटिंग की नौकरी कर रहे थे। दूसरे मुल्क में जब गए तो पता ये लगा कि उनको कोई नौकरी नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क के स्टैंडर्ड पढ़े हुए थे और दूसरे मुल्क में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स थे अकाउंटिंग के। तो उसने कहा ये तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा, अकाउंटेंट एक मुल्क में कुछ और पढ़ के आ रहा है, दूसरे मुल्क में अगर कुछ और है, तो इसका मतलब है कि जो अकाउंटेंट है वो यूनिवर्सल प्रोडक्ट तो हुआ ही नहीं, वो ग्लोबली तो मूव ही नहीं कर सकता क्योंकि हर जगह के रूल्स रेगुलेशन फ़र्क है। तो उसने कहा ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर जब एक जगह से निकल के किसी और जगह जाता है वो तो काबिल होता है, अकाउंटेंट काबिल क्यों नहीं है? तो पता ये लगा कि डॉक्टर्स को एक मिलता जुलता करिकुलम पढ़ाया जाता है और उनकी क्वालिफिकेशन या उनके इम्तिहान मिलते जुलते स्टैंडर्ड के मुताबिक होते हैं और कुछ इंटरनेशनल एसोसिएशंस हैं जो पूरी दुनिया के मेडिकल प्रोफेशन को जोड़ के रखती हैं। तो उसने कहा फिर अकाउंटेंट्स को जोड़ के रखने वाला प्रोफेशन कहाँ है? इदारा। पता लगा नहीं है। तो क्या सोचा होगा उसने? नहीं है तो बना लेते हैं। इदारा बनाया, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स बन गया इदारा। अब चलेगा कैसे? इदारे को तो मेंबर चाहिए। मुख्तलिफ मुल्कों को ख़त लिखे, मुख्तलिफ मुल्कों और मुल्कों में मौजूद बॉडीज़, मतलब ये आईकैप के बनने की बात कर रहा हूँ मैं। तो पाकिस्तान में आईकैप भी मौजूद था, इस तरह के और इदारे भी मौजूद थे। तो एक मुल्क में जैसे पाकिस्तान में आईकैप, ICMAP, पिफा, ये 3 अलग अलग बॉडीज़ हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक मुल्क में एक से ज़्यादा बॉडीज़ भी हों। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे मुल्कों की बहुत सारी बॉडीज़ को ख़त लिखे और की तकरीबन वो रिक्शे वाली हरकत। ख़त में ये लिखा कि हमारा इदारा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स इस साल अपनी रजिस्ट्रेशंस फ्री दे रहा है। तो अगर आप भी बहुत सारे और मुल्कों की तरह हमारे मेंबर बनना चाहते हैं तो ये कागज़ भर के भेज दें, आपको फ्री में मेंबरशिप में एडमिट कर लेंगे। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में ख़त आए जिसमें एक इंटरनेशनल इदारे का जिक्र हो और वो कहे हम एक इंटरनेशनल इदारे जो पूरी दुनिया के अकाउंटेंट्स को रेगुलेट कर रहे हैं, अगर आप भी हमारी छतरी के अंदर आना चाहते हैं तो बग़ैर पैसे दिए आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। तो क्या करेंगे ये? हाँ जी ज़रूर, ख़त का जवाब दे देंगे। तो बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, फलाना, खैर बांग्लादेश से थोड़ा सा हाँ बात की बात है, ठीक है। तो बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे अलग अलग जगह से। तो गरीब मुल्क फ़ौरन से मान गए, जो अमीर थे उन्होंने कहा लो ये कौन हो गया, अब हमें चलाएगा, ये बताएगा कि अकाउंटेंट्स क्या करेंगे। तो कुछ मुल्कों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो कोई 40 मुल्कों के अप्रूवल्स आ गए, उन्होंने कहा हम मेंबर बनना चाहते हैं, उनको मेंबर बना दिया। बकाया मेंबर्स को मुल्कों को रिमाइंडर भेजा।
जिनको ये डाउट था ना, पता नहीं कौन सी बॉडी उठ के आ गई है, पता नहीं इसका कोई मेंबर भी है या नहीं है, एवं ही उठ के कह रहे हैं कि जी हमारे मेंबर बनो, उनको रिमाइंडर भेजा है कि जी पिछले खत के रिमाइंडर की सूरत में हम ये खत भेज रहे हैं और इस दफ़ा हम अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स की डिटेल भी आपसे शेयर कर रहे हैं। तो 40 से ज़्यादा मुल्कों की इतनी बॉडीज़ हम पे ऊपर एतमाद करती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप उसमें शामिल हों तो आपके पास अभी भी मौका है, अगले साल रजिस्ट्रेशन फ्री नहीं होगी। तो कुछ और मुल्क भी ऐड हो गए। अच्छा, मुल्क ऐड हो गए, सारा कुछ, अब काम कैसे करें, स्टैंडर्ड्स कैसे बनाएं, और स्टैंडर्ड भी ऐसा बनाना है जो पूरी दुनिया के लिए एप्लीकेबल हो, सारी दुनिया को पसंद आए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन कराएंगे, तमाम मेंबर मुल्क के लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, हम बोर्ड्स बनाएंगे, उन बोर्ड्स के सरबराह, बोर्ड के मेंबर बनने के लिए आप अपने अपने मुल्कों से रब्ता करें। हम उस इलेक्शन में देखेंगे कि कौन कौन से मुल्क की कौन कौन सी बॉडी को हम किस किस मरतबे पर फाइज करें। लोगों ने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन से कुछ बोर्ड्स बन गए, बोर्ड्स में कुछ अरकान बन गए और उनको कहा गया कि अब आपने काम करना है। काम करना है तो स्टैंडर्ड बनाना है, स्टैंडर्ड ऐसा बनाना है जो सबको पसंद भी आए, अगेंस्ट भी ना हो, और सारे उसको अडॉप्ट भी कर लें, और बनाएं भी वही लोग खुद। दिमाग है ना। तो उसने क्या किया, बंदे ने एक खत फिर से जारी किया कि जैसे आपको पता है कि हमारे गराज़ो मकासद, आपने तो रिसेंटली हमें ज्वाइन किया, हम लोग स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाते रहते हैं। तो करंटली एक ख़ास टॉपिक पे हमने स्टैंडर्ड बनाया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि स्टैंडर्ड हमारी तरफ से ना आए, आपके अपने अपने मुल्क से भी कुछ लोकल सजेशंस आ जाएं उस स्टैंडर्ड के लिए। तो फॉर एग्जांपल हमारा टॉपिक है नॉन करंट एसेट, इसके ऊपर आपके मुल्क में क्या कन्वेंशंस हैं और आपकी क्या सजेशन है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में क्या ऐड ऑन हो, ताकि आपका मशवरा भी हम अपने पास मौजूद स्टैंडर्ड में ऐड कर लें, अपने पास मौजूद स्टैंडर्ड में, जो है ही नहीं। सबको खत भेजा, सबने अपने अपने मशवरे भेजे, सारे मशवरे इकट्ठे किए, जो मिलते जुलते मशवरे थे स्टैंडर्ड बना दिया, जो डिसेंडिंग ओपिनियन थे वो एंड पे डाल दिए। पता नहीं आपने कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की किताब को पता नहीं कितने ध्यान से देखा है, तो उसमें डिसेंडिंग व्यूज़ भी आ रहे होते हैं कि इस पॉइंट पे इस मुल्क या इस कंट्री या इस बॉडी का इख्तलाफ राय था, वो कहते थे ऐसे होना चाहिए, वो कहते थे ऐसा होना चाहिए। सबको इकट्ठा किया, इस ड्राफ्ट को उठा के दोबारा से सबको भेज दिया कि जी हम लोगों ने जो हमारे पास स्टैंडर्ड था उसमें कुछ आपकी सजेशंस भी इनकॉर्पोरेट किए हैं। भाई अब अगर 70 सजेशंस आई होंगी 50 जगह से, तो हर कंट्री को अपनी सजेशन की 3 या 4 लाइनें नज़र आ जाएंगी उस स्टैंडर्ड में। अब पाकिस्तानी तो छलांगे हमारे खुशी से, यार आईफैक ने अपने स्टैंडर्ड में हमारी सजेशन भी इनकॉर्पोरेट कर ली। उन्हें क्या पता है स्टैंडर्ड बनाया ही तुम सब लोगों ने मिल के है, वो उन्होंने तो सिर्फ गोल गोल घुमाया है। तो स्टैंडर्ड इस तरह से बनता है असल में, लेकिन खुदा ना खास्ता आपने ये याद रखने की कोशिश नहीं करनी। मैं किताब के हिसाब से आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड कैसे बनता है, आपने हंसना नहीं है। तो जेन्युइन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंसान ही मिलके इंसानों के लिए ये चीज़ें बना रहे होते हैं। जब एक दफ़ा सबकी सजेशन आ गई, उसको देखा, उसको रिफाइन करके दोबारा सबको भेजा, फिर एक रिफाइन वर्जन आया। जब 2-3 सेट में आप सारी चीज़ें भेजते हैं तो अब सबकी तरफ से जो स्टैंडर्ड आता है उसमें वो अपनी बातों के साथ साथ दूसरी बातों को भी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। फिर एक ऐसा स्टैंडर्ड बन जाता है जो पूरी दुनिया के लिए या मेजॉरिटी ऑफ द दुनिया के लिए काबिल कबूल होता है। इस अप्रोच को बिजनेस की ज़बान में डेल्फी टेक्निक कहते हैं कि आप चंद पर्सन से एक ही चीज़ पे रिपीटेडली ओपिनियंस लें और ओपिनियन जोड़ें, फिर ओपिनियन लें, फिर जोड़ें, फिर ओपिनियन लें, जोड़ें, तो अल्टीमेटली एक ऐसा सोल्यूशन आ जाता है जो उन सबका कॉमन सोल्यूशन होता है। वो सब उसमें मुत्तफिक भी होते हैं, उन सबकी एक्सपर्ट ओपिनियन भी उसमें ऐड हो गई होती है। तो ये कुछ गलत नहीं था, उन्होंने बड़ी अच्छी अप्रोच अडॉप्ट की स्टैंडर्ड बनाने के लिए। डन। तो आज का टॉपिक हमारा है आईफैक और IASB ये क्या है और इनके गराज़ व मकासद क्या हैं। तो जब भी आईकैप आपसे पूछे कि आईफैक के क्या गराज़ व मकासद हैं, आप जितनी लंबी लंबी गप मार सकते हैं लिख दीजिएगा, आप सही लिख रहे होंगे। अकाउंटेंट्स को एक झंडे तले जमा करता है, इनके लिए स्टैंडर्ड्स बनाता है, अकाउंटेंट्स को ट्रेनिंग देता है, और क्या क्या करता होगा, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते होंगे, रूल्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, कॉमन जो मफाद है उसके लिए काम करते हैं, यूनिटी को, कोहेजन को, यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करते हैं, ड्यूटीज़ डिफाइन करते हैं। तो सारी दुनिया के अकाउंटेंट्स को एक झंडे तले जब जमा करेंगे और सबको यूनिफाइड वे में लेके चलेंगे तो क्या होगा, दुनिया के मेजॉरिटी हिस्से में मिलते जुलते स्टैंडर्ड होंगे और आपके अकाउंटेंट्स की ग्लोबल मोबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखते हैं जी अब असली वाली बात है। तो
ये सारी एग्जांपल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम बातें सच्ची थी। आईके वाले में एक आध जगह एमई में जरा जज्बात में जरा ज्यादा बातें कर दी, इतना नहीं था, रिकॉर्डेड क्लास है। आईफेक, आईफेक क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। एक तो मुझे ये एब्रीविएशन नहीं समझ आता, आईएफए बनाए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। तो बहरहाल मर्जी है, उन्होंने अपने हिसाब से वो बना दिया। अकाउंटेंट्स के लिए एसी वो हो गया, और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। आईकेप भी इसका मेंबर है। आईफेक एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो अकाउंटेंसी प्रोफेशन के लिए काम कर रही है, ठीक है। इसके 175 मेंबर्स हैं और एसोसिएट्स हैं 130 कंट्रीज में। मुल्क और बॉडी में फ़र्क है, याद है, एक मुल्क में एक से ज़्यादा बॉडीज़ भी हो सकती हैं, कुछ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। तो 130 मुल्कों में इनके 175 मेंबर्स एसोसिएट टाइप के हैं, रिप्रेजेंटिंग अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन अकाउंटेंट्स इन पब्लिक प्रैक्टिस, एजुकेशन, गवर्नमेंट सर्विस, फलाना। इन दुनिया के नौकरी करते हुए, फर्में चलाते हुए मेंबर्स का या अकाउंटेंट्स का एक बड़ा पोर्शन इनके पास मौजूद है। अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन अकाउंटेंट्स आईफेक के साथ कनेक्टेड हैं। काफी होते हैं पूरी दुनिया में से। IFAC provide the structure and process that support the development, adoption and implementation of high quality international standard। ये एक ऐसा सिस्टम निज़ाम बनाते हैं जो हाई क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को तरवीज देते हैं। IFAC अपनी वैल्यूज ऑफ इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और एक्सपर्टाइज को प्रमोट करता है। कुछ भी लिख दें, अच्छा अच्छा लिखिएगा, चल जाएगा। आईफेक कैसे काम करता है? आईफेक काम करता है अपने बोर्ड्स के थ्रू। इन बोर्ड्स के नाम और एब्रीविएशन आपको पता होने चाहिए। IAASB जो हमारे काम का बोर्ड है, जो हमें ऑडिट में चाहिए होता है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ये SB जो है वो स्टैंडर्ड बोर्ड है, स्टैंडर्ड बोर्ड। तो जहां जहां SB लिखा होगा वो स्टैंडर्ड बोर्ड है, बाकी हमें पता होना चाहिए I इंटरनेशनल है। तो AA का मतलब है ऑडिट एंड एश्योरेंस, AE का मतलब है अकाउंटिंग एजुकेशन, ESBA एथिक्स के स्टैंडर्ड्स, जो हमारा कोड ऑफ एथिक्स है वो ISBA की तरफ से आया है। फिर पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग, ये जो गवर्नमेंट में अकाउंटिंग होती है जिस तरह से गवर्नमेंट के इदारों में, उसके ऊपर ये बोर्ड। तो ये 4 तरह के मेन बोर्ड्स हैं, यानी कि आईफेक के 4 हिस्से हैं। ऑडिट एंड एश्योरेंस को डील करने वाला बोर्ड, अकाउंटेंट्स की एजुकेशन को डील करने वाला बोर्ड, एथिक्स को डील करने वाला बोर्ड, और गवर्नमेंट सेक्टर की अकाउंटिंग के मसलों मसाइल को डील करने वाला बोर्ड। इसमें IAASB हमसे इसका ताल्लुक है। अब आपने जो IASB पढ़ा हुआ है वो कुछ और है, उसका आप अपने अकाउंटिंग के टीचर से पूछिएगा। मेरा A नहीं, मेरा AA होता है, AA आतिफ आब्दी। तो ये AA ऑडिट एंड इंश्योरेंस जो है ना, ये हमारा इससे ताल्लुक है। तो आप अपने अकाउंटिंग के टीचर से पूछिएगा कि सर वो आब्दी साहब ने तो आईफेक के अंदर जो है हमें कुछ और बता दिया, तो हमारे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड कहाँ से आए हैं? तो फिर वो आपको बताएंगे कि वो कौन सी बॉडी है, क्या है, उसके क्या गराज़ व मकासद हैं। तो फिलहाल मेरा जो स्कोप था, मैंने अपने वाले बोर्ड्स आपको बता दिए। हमारे काम का बोर्ड है IAASB, ऑडिट एंड एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स बनाता है। ये क्या काम करता होगा? अब आपने ऑडिट एंड एश्योरेंस के अंदर जितनी गप्पे मारनी है मार लें। क्या करता होगा ये? ऑडिट और एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स बनाता होगा, ऑडिटर्स के राइट्स के लिए बात करता होगा, एश्योरेंस के रूल्स वगैरह वज़ा करता होगा, इंटरनेशनली लोगों को एक जगह पे लेके आता होगा, हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता होगा। जी, ऑडिटर के एथिक्स वगैरह पे काम करता होगा। एथिक्स का तो वैसे एक अलग बोर्ड है प्रॉपर। जी, इंटरनेशनली यूनिफॉर्मिटी हो, इधर का ऑडिटर उधर जाए, उधर का ऑडिटर उधर जाए, तो सब जगह तकरीबन मिलते जुलते रूल्स इस्तेमाल हो रहे हो। देखते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। ये हाई क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाते हैं ऑडिटिंग, एश्योरेंस और अदर रिलेटेड सर्विसेज के लिए। इंटरनेशनल और नेशनल जो ऑडिटिंग और एश्योरेंस के स्टैंडर्ड है उनको कन्वर्ज करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं कि वो एक जगह यकजा हो जाएं और पूरी दुनिया में एक जैसी ऑडिटिंग और एश्योरेंस हो रही हो। अब IAASB ने कितनी तरह के स्टैंडर्ड बनाए? इसके स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं इसकी प्रोनाउंसमेंट्स। तो 5 तरह के स्टैंडर्ड्स हैं जो IAASB ने बनाए हैं। मशहूर ज़माना ISAs। IS का मतलब होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, बस आपने आखिरी लफ्ज़ पे ध्यान देना है। A, ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स ISAs होते हैं। हमारे सिलेबस में तकरीबन कोई 25 के करीब
ISS, ISRE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, RE। ऑडिट के स्टैंडर्ड हिस्टोरिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक मिनट, ये हिस्टोरिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? जो गुजरा हुआ डाटा। हम प्रोजेक्टेड की बात नहीं कर रहे, हम गुज़िश्ता डाटा की बात कर रहे हैं जो साल गुजर चुका है। तो हिस्टोरिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट के लिए ISA यूज होते हैं, हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन के रिव्यू के लिए ISRE, फिर ISAE, अश्योरेंस एंगेजमेंट। ये क्यों यूज होगा भला? अश्योरेंस, तो ऑडिट भी तो एक अश्योरेंस है, रिव्यू भी तो अश्योरेंस है। तो ऑडिट नामी असाइनमेंट का अलग से स्टैंडर्ड्स की सीरीज है, रिव्यू नामी स्टैंडर्ड की अलग से सीरीज है। रिव्यू के 2 स्टैंडर्ड है, 2400 2410, इनमें से एक की छोटी सी समरी हमारे सिलेबस में, मतलब वो शुरू होने से पहले बेचारी खत्म हो जाती है। हमारी किताब का सबसे फास्टेस्ट चैप्टर 15 मिनट में बेचारा खत्म हो जाता है। तो ISRE, ISAE है अश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स अदर देन ऑडिट और रिव्यू। ऑडिट की अपनी सीरीज है, रिव्यू की अपनी सीरीज है, उसके अलावा दुनिया का किसी भी तरह का अश्योरेंस का स्टैंडर्ड होगा तो उसके जो जनरल स्टैंडर्ड्स हैं वो हैं ISAEs। क्लियर हो गया? इसको छोड़ के मैं एक स्टेप नीचे आता हूं, ISQC, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये सारी सर्विसेज में अच्छी क्वालिटी कैसे इंपावर होगी, अच्छी क्वालिटी का काम किस तरह से होगा, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो हम अच्छा काम कर रहे होंगे। ये सही है, फील यही आती रहेगी, ज़लज़ला आ रहा है। चलें, इस्तग़फ़ार का मौका मिल जाता है रमज़ान में। ISQC, और बस कर, हौसला हौसला नहीं, इसका रिजल्ट करीब है लगता है। ISQC, क्वालिटी कंट्रोल। सारी तरह की असाइनमेंट्स में अच्छी क्वालिटी के लिए किस तरह की टीम लेके जानी चाहिए, टीम की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, आपका सिस्टम निज़ाम कैसा होना चाहिए, वो सारी गाइडेंस ये बताते हैं। ये अभी तक जो एप्लीकेबल है वो एक ही स्टैंडर्ड है, हमारे सिलेबस में नहीं है। ISAEs तकरीबन 6-7 हैं, हमारे सिलेबस में कोई भी नहीं है। ISRS 2 हैं, हमारे सिलेबस में कोई नहीं है। IRS क्या है? रिलेटेड सर्विसेज, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। रिलेटेड सर्विस क्या कहलाती है? ऑडिट, अकाउंट्स वगैरह से मिलती जुलती सर्विसेज। भाई ऑडिट फर्म को ऑडिट करना आता है, अकाउंटिंग भी तो आती है। तो हो सकता है इस फर्म वालों को कोई बुलाए, कहे ये ट्रायल है, हमें ज़रा अच्छे से अकाउंट्स बना दो, इतने 1000 रुपये ले लो, ये रिलेटेड सर्विस हो गई। कोई इनसे कहे कि हमारा डेटर की रिकंसिलिएशन आउट हो गई है, हमें डेटर सीधे कर दो, ये भी एक असाइनमेंट है। तो जितनी भी ऑडिट, अश्योरेंस और इन सब से हट के जो इस तरह की सर्विसेज हैं जिसमें आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कहलाती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो रिलेटेड सर्विसेज, कंपाइलेशन, एग्रीड अपॉन, इस तरह के प्रोसीजर होते हैं कि आपको डाटा कंपाइल करने की असाइनमेंट भी मिल सकती है, आपको फरमाइशी प्रोग्राम भी मिल सकता है जिसको हम कहते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। वो आपसे कहते हैं ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये काम कर दो। फॉर एग्जांपल आप जब फर्म में जाएंगे तो हो सकता है आपको असाइनमेंट मिले जी स्टॉक काउंट करना है। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक आध दफ़ा ये असाइनमेंट दी थी एक ऑडिट फर्म को कि आपने मुख्तलिफ बसों में जाके देखना है कि लोग टिकट लेके सफ़र कर रहे हैं या नहीं, इसलिए कि उनको कोई इतने सस्ते में ये काम करके नहीं दे रहा था, क्योंकि बाकी जगह रिसोर्सेज महंगे होते हैं। ऑडिट फर्म में जो स्टूडेंट होते हैं उनको मिलता है वजीफ़ा, स्टाइपेंड, तो उससे सस्ता लेबर, उतना पढ़ा लिखा नहीं मिलता। तो हमारी ऑडिट फर्म्स को ऑडिट के अलावा भी बहुत सारी तरह के काम मिलते हैं। तो अगर वो अश्योरेंस नहीं है, अगर वो ऑडिट नहीं है और अगर वो रिव्यू नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो एक रिलेटेड सर्विस है। या आपको कुछ डाटा कंबाइन करके देना है, कुछ रिटर्न बना के देनी है, कोई कंसोलिडेशन करके देनी है, कोई डाटा क्रिएट करना है, या आपने उनकी फरमाइशी प्रोग्राम पे कोई रिसर्च करनी है, कोई फाइंडिंग करनी है, कोई फ्रॉड ढूंढने हैं। तो जितने भी इस तरह के आपको उरा पूरा काम मिल जाए वो कहलाएंगे रिलेटेड सर्विसेज। इसके अलग से स्टैंडर्ड्स हैं। हमारे सिलेबस में ISAs हैं और एक ISRE है, बाकी कुछ हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनके नाम और क्या काम है ये हमें पता होना चाहिए। फाइनल में ही सारे, फाइनल तो फिर फाइनल होता है ना, अब तब भी ना पढ़ाएं तो कब पढ़ाएं बेचारे जी। क्लियर हो गई बात? क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा खुश सा था तो इसलिए मैंने आपको फिर कुछ सच्ची कहानी और जिसमें ICAP में थोड़ी सी मैंने बीच में गलत बातें भी कर दी थी, तो वो इस तरह से असल में वो होता है ना, टॉपिक को ज़रा वो करने के लिए, ज़रा मसालेदार बनाने के लिए, तो मैं जोश खिताबत में शायद कुछ एक दो बातें थोड़ी सी ज़्यादा बोल गया था, वो इतना भी लुटनी में चाहिए, लेकिन बहरहाल हाँ
अब आपको समझ आ रहा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि जुमला मैं क्यों बोल रहा हूँ। अच्छा, अब आइए से, अब सवाल ये कि स्टैंडर्ड कैसे बनता है। मैंने आपको सच्ची कहानी बताई है, लेकिन अगर आपको उनके ऐप पे पर्दा डाल के बताना हो कि वो स्टैंडर्ड कैसे बनाते होंगे, तो क्या प्रोसेस बताएंगे? पहले वो एक अच्छी रिसर्च के साथ एक प्यारा सा स्टैंडर्ड बनाते होंगे, फिर वो प्यारा सा स्टैंडर्ड मेंबर्स कंट्रीज को भेजते होंगे, उनसे ओपिनियंस लेते होंगे, फिर उनकी ओपिनियंस को इनकॉर्पोरेट करते होंगे और उनमें जो इख्तलाफ राय है उसके ऊपर डिबेट करते होंगे, फिर एक सेमीफाइनल ड्राफ्ट वर्जन, एक्सपोजर ड्राफ्ट बना के शेयर करते होंगे कि ये फाइनल चीज़ें देख लें, अभी भी कोई कमी कोताही रह गई है तो बता दें। और जब उनकी तरफ से फाइनल होके आ जाता होगा तो वो स्टैंडर्ड बन जाता होगा, उसकी एक इफेक्टिव डेट बन जाती है कि इस डेट से ये आगे शुरू हो जाएगा। या हमारी किताब ना कुछ गलत फालतू इन्फॉर्मेशन भी हमें दे रही है जो हमारे काम की नहीं है। वो कहते हैं हर स्टैंडर्ड में चीज़ें क्या लिखी होती हैं। अब स्टैंडर्ड हम ओरिजिनल नहीं पढ़ते, फाइनल में पढ़ते हैं। यहाँ ओपन बुक एग्जाम नहीं है कैफ में, फाइनल में ओपन बुक एग्जाम होता है, पेपर में स्टैंडर्ड ले जा सकते हैं। तो होता ये है कि ये इन्होंने बताया कि हर स्टैंडर्ड में क्या क्या है, तो सुन लें, पढ़ लें, लेकिन ऐसा को बहुत ज़्यादा उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हर स्टैंडर्ड में एक इंट्रोडक्शन होगा कि स्टैंडर्ड किस बारे में है, उसका स्कोप होगा, उसकी की डेफिनेशंस होंगी, फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जिनके साथ शेल लिखा होगा, ऑडिटर शेल डू दिस, ऑडिटर शेल डू दिस। देन कुछ एक्सप्लेनेटरी मटेरियल होता है जो गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। तो बेसिकली आईफैक और आईएएसबी हमारे सिलेबस आउटलाइन में 2 जुमले लिखे हैं, इंट्रोडक्शन टू आईफैक, इंट्रोडक्शन टू आईएएसबी। ये आपको पता होने चाहिए। यहां तक हमने जितनी बात की है, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? जी, आईएएसबी का अगर आपने मेंबर बनना है तो क्या होगा, आप इस इदारे को अप्रोच करेंगे, इसे कहेंगे मैंने आपका मेंबर बनना है। इनकी वेबसाइट पे जाएं तो वेबसाइट पे इनका मेंबर बनने का तरीका भी दिया हुआ होता है। फिर ये आपसे अपने कुछ क्राइटेरिया शेयर करेंगे, कहेंगे आपके पास इस लेवल की रिसर्च हो, आपके पास इस लेवल का ये मामला हो, इस लेवल का ये मामला हो। क्योंकि मेरे जहन में भी एक ज़माने में होता था कि आईफैक एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इदारा है, तो एक टाइम पे हमें किसी जगह ज़रूरत पड़ी तो हमने जब सर्च किया तो पता ये लगा छोटी सी कंसल्ट करा सकता था आईफैक के साथ एज अ मेंबर। वो कहते थे आप एथिक्स फॉलो करते हैं, हमने टिक लगा दिया। उन्होंने कहा आप अच्छे लोग हैं, हमने टिक लगा दिया। उन्होंने कहा आप वाकई अच्छे लोग हैं, हम उस पर भी टिक लगा दिया। तो अगेन ये उतना मुश्किल है, आईक्यू का मेंबर बनना सबसे मुश्किल है, बाकी सारे मेंबरशिप जो है वो आसानी से मिल जाते हैं। तो जैसे जैसे इदारे बढ़ते जाते हैं ना, ये अपनी अपनी एक्रेडिटेशन बढ़ाते रहते हैं, ये अपनी जो प्री रिक्विजिट्स है वो बढ़ाते रहते हैं, और उतना ही इन इदारों को ज्वाइन करना, इनका पार्ट बनना वो मुश्किल होता चला जाता है। रजिस्ट्रेशन भी पे करनी पड़ती है, जाहिर है वो शुरू में तो वो मुफ्त वाला काम चल जाता है, तो रजिस्ट्रेशन भरनी पड़ती है, एनुअल रजिस्ट्रेशन भरनी पड़ती है। जैसे एक इदारा है सीआईए, एक तो सीआईए अमेरिकन है, एक ब्रिटिश सीआईए है, वो इंटरनेशनल ऑडिटर, चीफ इंटरनेशनल ऑडिटर। अब वो क्वालिफिकेशन मेरे पास है, लेकिन वो सालाना उसके पैसे भरने पड़ते हैं, तो इसलिए फ़ायदा कोई नहीं। जब चाहिए थी तो उस वक्त काम कर लिया था। और तो ये अक्सर क्वालिफिकेशन में से काफ़ी महंगी होती हैं। सबसे सस्ता अभी भी आई कैप है। आई कैप के सालाना ड्यूज़ बहुत ही मुनासिब है, इवन मेंबर के भी इस वक्त मुनासिब हैं। दुनिया जो मेंबरशिप के पैसे चार्ज करती है वो बहुत चार्ज करती है, वो बदले में मेंबर्स को फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा देती हैं। आई कैप जो है वो हमें एक नाम देता है ACA, लेकिन वही बात है कि वो ACA का नाम हमें काम तो आता है। तो अगर एक इदारे ने हमें अच्छी पहचान दी तो इसका इतना हक बनता है कि हम उस इदारे की तरवीज के लिए सालाना उसको पैसे दें। बस वो पैसे लगें भी तो सही ना। दुख बस यहाँ होता है, इस वक्त 1.5 अरब से ऊपर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं आई कैप में, 1.5 अरब से ऊपर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, जिसका भी वो यूटिलाइजेशन सही से नहीं डिटरमाइन कर पा रहे कि ये हम एजुकेशन या हम लोग अकाउंटिंग के प्रोफेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इन पैसों से। ओए, ये तो बड़ी खतरनाक बात आपने कर दी, ये तो गड़बड़ हो गई। उसके लिए तो नहीं इकट्ठे हो रहे थे। अल्लाह हमें महफूज रखे। आई कैप का सिस्टम काफ़ी मज़ेदार है, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट अगर ताकत में आके कुछ भी करना चाहे तो कर तो सकती ही है। तो क्या ये सारी बातें समझ आ रही हैं? एक छोटी सी चीज़ होती है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बस किताब ने हल्का सा तस्करा की है, IAPN। ये प्रैक्टिस नोट्स कहलाते हैं और इनको प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं।
तो कुछ प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स भी उन्होंने दी होती है कि जब आप अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑडिट की अलग अलग प्रोफेशन में, तो आपने कौन कौन से बिजनेस में क्या क्या एहतियात जहन में रखनी है। तो ऑडिट करने के ऊपर कुछ गाइडेंसेस प्रोवाइड की जाती हैं। तो कुछ ऑडिटिंग की प्रैक्टिसिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रैक्टिस नोट्स होते हैं जो आपको ऑडिट की क्वालिटी को इंप्रूव करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये वो डिस्कशन है जो हम लोगों ने करनी थी। आज की बातें मेरे पास ख़त्म हो चुकी हैं, आपके सवाल ही नहीं थे, लेकिन मैं मज़ीद आगे अपनी बाउंड्रीज एक्सटेंड कर सकता हूँ। अब सवाल ये कि आप अपने कंफर्ट जोन से कितना बाहर निकलना चाहते हैं। बिल्कुल भी निकलना चाहते, ठीक है, आप क्लास से बाहर निकलना चाहते हैं खाली, ठीक है, सही है। मतलब अगेन कोई जिद थोड़ी है कि नहीं लाजमी हमने टाइम पूरा करना है। अगर चीज़ समझ आ गई है तो अगले दिन जितने ज़्यादा आपके सवाल हों, हाँ किताब दिखाएं तो हो सकता है उसकी किसी लाइन पे नहीं जी, आपने पेज 11 और 12 पढ़ना है। ये भाई ने कहा कि बीच में ट्यूटर नोट से क्या मुराद है। किताब में ना कुछ जगह पे लिखा नजर आएगा ट्यूटर नोट, चैप्टर 12 में कुछ जगह नजर आएगा, मुख्तलिफ और जगह चैप्टर 1 में 2-3 जगह नजर आएगा। ट्यूटर नोट का मतलब है कि यहाँ ट्यूटर आपसे कुछ एक्स्ट्रा कहना चाह रहा है, वो एक्स्ट्रा जो आईकेएप ने नहीं कहा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जिक्र हुआ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंपाइलेशन एंगेजमेंट। अब बहुत सारे बच्चे उलझे रहते हैं कि कंपाइलेशन क्या चीज़ है, एग्रीड अपॉन क्या है। तो मैंने क्या किया, उन दोनों की छोटी सी डेफिनेशन डाल दी ट्यूटर नोट। तो ट्यूटर नोट का मतलब ये है कि आपने सिर्फ समझने के लिए इसे पढ़ना है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। ये किताब का ऐसा नहीं था आईकेएप की, ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बीच में डाल दिया है कि यूजर जो इस जगह पे आके थोड़ा सा अटक रहे हैं, उलझ रहे हैं, उनको एक और बात समझ आ जाए। तो ट्यूटर नोट्स को आप एक दफ़ा पढ़ के छोड़ सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहते तो कोई मसला नहीं है। ये मेरी एक्स्ट्रा ख्वाहिश है कि एक यूज़र को यहाँ पे अगर वो अटका है तो उसको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता लग जाए। तो अब आप लोगों ने पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 ये दो इंशाल्लाह ताला देखने हैं, और फिर कल हम इस चैप्टर को कंपनी लॉ के अलावा जो बच गया है वो कवर कर लें इंशाल्लाह, ताकि परसों के खूबसूरत से टेस्ट की तैयारी हो सके। जी, ऑडिट का सिलेबस कब तक ख़त्म होगा? एक मिनट मुझे याद करने दें, मैंने रात ही स्केड्यूल में उसको किया था। 28 जुलाई 27 या 28 जुलाई टारगेट है इंशाल्लाह, विद रिवीजन, 10 दिन की रिवीजन है। तो इंशाल्लाह ताला जुलाई के मिड तक, और उसके बाद फिर 10 दिन की रिवीजन। तो हम जुलाई की 27 के आसपास जो है ना, मतलब वो 9-10 मुहर्रम की एक खास छुट्टी आ रही है, या उसकी इमीडिएट बात या उससे इमीडिएट पहले। जी, इस सैटरडे को टेस्ट मैंने नहीं बताया था, तो आज बता रहा हूं ना। मैंने तो अभी तक ये कहा ही नहीं कि सैटरडे पे आप इजी हैं। शायद कंपनी लॉ में किसी जगह पे आपने ऐसी कोई बात सुनी हो, तो कंपनी लॉ का छोटा सिलेबस है, उसके टीचर से कहे कि सर ये आपने क्या किया है। तो ऑडिट का तो सिलेबस बड़ा है, ऑडिट में तो मैं गुस्ताखी कर ही नहीं सकता कि मैं सैटरडे को आपसे कहूँ जी यशी करें, को मसला ही नहीं। तो कंपनी लॉ के टीचर थे, कंपनी लॉ में टेस्ट नहीं रखा, लेकिन ऑडिट के टीचर ने ऑडिट में टेस्ट रखा है। इस चैप्टर के 2 लॉजिकल ऐसे हैं, पता नहीं आपने नोट किया नहीं किया। आपको याद होगा मैंने पहले दिन आपको बताया था कि चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच। तो चैप्टर 1 में यूनिट 3 है कंपनी लॉ वाला, जहां से लॉजिकल सवाल आते हैं, और ये बाकी एरिया से सीधे सवाल आते हैं। तो हमने भी चैप्टर 1 का कल तक इंशाल्लाह वो हिस्सा कवर कर लेंगे जहां से स्ट्रेट सवाल आ रहे हैं, उसका अलग से टेस्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीक हम कंपनी लॉ के पोर्शन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, और उसके अच्छे खासे पास पेपर के सवाल प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपका वो लॉजिकल एरिया भी कवर हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह।